हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सिविक्स का 9 चैप्टर फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के जो 8 चैप्टर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप वो 8 चैप्टर के लेक्चर्स जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है चैप्टर 9 फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। फॉरेन क्या होता है? जो इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज है उसे हम फॉरेन कंट्रीज कहते हैं। जैसे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, फिर आपका बांग्लादेश हो गया, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, बट क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ है। ठीक है, जैसे कि चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो है फॉरेन कंट्रीज़ में आती हैं, जो हमारी कंट्री के बाहर की जो कंट्रीज़ है। तो अजीत के बारे में हमको देखना है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अजीत वेंट टू नेपाल विथ हिज पेरेंट्स। तो अजीत जो है नेपाल जाता है अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए। फ्रॉम देयर ही बॉट सम नेपाली टॉयज फॉर हिज फ्रेंड। नेक्स्ट वीक हिज अंकल वाज कमिंग फ्रॉम कुवैत। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अजीत जो है नेपाल गया, वहाँ से घूमा फिरा, नेपाली टॉयज लेके आया अपने फ्रेंड्स के लिए। और नेक्स्ट वीक क्या हो गया, उसके अंकल आए। अंकल कहाँ से आए? कुवैत से आए। कुवैत क्या है? एक नेशन है वेस्ट एशिया में। ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। तो आप मैप पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ही वॉज टेलिंग हिज पेरेंट्स दैट ही ऑल्सो वांट टू गो टू कुवैत विद हिज अंकल। अब वो अपने पेरेंट्स से जिद करने लग गया कि मुझे भी कुवैत जाना है अपने अंकल के साथ घूमने के लिए। तो हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट ही कैन नॉट गो टू कुवैत बिकॉज फॉर गोइंग टू कुवैत he needs passport and it is not possible to get a passport so fast with the help of your teacher। ठीक है, आपको ये मैप में देखना है कुवैत कहाँ किस डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया वेस्ट साइड में है और ये वेस्ट एशिया में है। तो कुवैत जाने के लिए उसकी मम्मी जो है, उसके पेरेंट्स जो है वो बोलते हैं कि ऐसे ही कुवैत नहीं जा सकते भाई। कुवैत जाने के लिए तुमको क्या है, बाकायदा एक पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, और पासपोर्ट इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है। और कुवैत जाने के लिए तुमको वीज़ा भी चाहिए होगा। ठीक है, तो अजीत पूछता है व्हाट इज़ पासपोर्ट। तो बोलता है पासपोर्ट की क्या है पासपोर्ट करके। तो अजीत पेरेंट्स टोल्ड दैट दे डू नॉट नो, दे टोल्ड हिम टू आस्क टीचर। तो अजीत के पेरेंट्स बोलते हैं हमको भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम अपने टीचर से पूछना। तो नेक्स्ट डे ही आस्क्ड द टीचर, मैडम why do we need passport for going to Kuwait। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो अपनी मैम से पूछता है कि मैम हमको पासपोर्ट क्यों चाहिए कुवैत जाने के लिए, तो क्या पासपोर्ट क्या होता है। तो टीचर बताती है इट इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर योर्स। तो जैसे कि वो एक टाइप का क्या है, हमारे लिए आइडेंटिटी कार्ड है जो हम लेके बाहर भी जा सकते हैं। बाहर देश में जाते हैं तब हमारी आइडेंटिफिकेशन उससे होती है कि हम किस नेशन के निवासी है, किस कंट्री के निवासी, हमारा नाम क्या है, पता क्या है, ये उसमें दिया हुआ होता है। लाइक द सेम कार्ड गिवन इन द स्कूल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जैसे कि हमको स्कूल में एडमिट कार्ड दिया जाता है जिससे हमको पता चलता है, जिससे एग्ज़ाम में पता चलता है हम किस क्लास के हैं, कौन से क्या चीज़, मतलब जैसे सब फॉर एग्जांपल आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो एडमिट कार्ड है आपका, उसी से ही आपकी पहचान होगी, उसी से ही पता चलेगा कि आप किस स्कूल के हैं। आप अगर 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो किस स्कूल के हैं, कौन से बैच के हैं, ये सारे जो है आपके एडमिट कार्ड से पता चलता है। तो दिस आइडेंटिटी कार्ड इज एसेंशियल बिकॉज इट शोज दैट पैसेंजर हु इज ट्रैवलिंग is the person himself and it is for the information that some other person is not traveling it in your place। तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि आप ही वो पैसेंजर हैं जो जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जगह कोई दूसरा पैसेंजर तो नहीं जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमको पासपोर्ट से मिलती है। नॉट ओनली पासपोर्ट कैन हेल्प अस टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज बट एडिशनल पर्पस और एंट्री लेटर ऑफ द ऑफिशियल ऑफ दैट कंट्री इज नीडेड, इट इज कॉल्ड वीज़ा। सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होने से आप दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते, एक एडिशनल परमिशन चाहिए होता है जिसे क्या कहा जाता है, वीज़ा। ठीक है, एक ऑफिशियल लेटर होता है अगर जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान ही जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कंट्री से आपको वीज़ा अप्रूवल करवाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ से आपको इशू होगा वीज़ा। ठीक है, वीज़ा तो जिस भी कंट्री में जाना है तो आपको वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मतलब वहाँ से वो लोग अप्रूव करेंगे कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो वीज़ा का क्या फुल फॉर्म होता है, विजिटर्स
इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अजीत वॉज अमेज्ड एंड टोल्ड द टीचर दैट फ्यू डेज अगो ही वेंट टू नेपाल विद हिज पेरेंट्स। तो अजीत को समझ में नहीं आता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है कि कुछ दिन पहले तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नेपाल गया था, नेपाल भी तो दूसरी कंट्री है। ही टोल्ड फॉर विजिटिंग नेपाल ही डू नॉट नीड एनी पासपोर्ट। देन द टीचर टोल्ड दैट ईच कंट्री हैज मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रैवलिंग ऑफ सिटीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बताती है कि हर एक कंट्री, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम हर एक कंट्री जा रहे हैं तो हमको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जैसे कि नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री, हमारे नेपाल के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हमको उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑब्जर्विंग और सीइंग द रिलेशन ऑफ टू कंट्रीज। तो जो भी रिलेशनशिप है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसके हिसाब से जो है हमको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। टीचर अगेन टोल्ड स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द एम्स एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो है टीचर्स बोलती है कि आप एम्स और गोल्स कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में पढ़ें। टीचर टोल्ड दैट AIM has one word, total accomplished supremacy, which is an important word. That means that our country has liberty to create relationship with other countries and also to make rules and regulation for its own country. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है टोटल अकम्प्लिश सुप्रीमेसी, इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के पास लिबर्टी है, छूट है कि हम अदर कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशनशिप रखें और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन रखें दूसरे कंट्रीज में। तो पावरफुल नेशंस कैन नॉट चेंज एनी रूल बाय showing its strength, money और try to change the rules of our country। तो जो कोई कितनी भी पावरफुल कोई नेशन हो, हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो चेंज नहीं कर सकते। अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए, मनी दिखाते हुए, कुछ भी करके हमारी जो कंट्री के जो पॉलिसीज है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इफ एनी कंट्री makes any rules and regulation with other countries to create relation, we can say that in other words planning and policies are made. This type of policies are called foreign policies। तो अगर कोई भी कंट्री है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है अदर कंट्रीज के लिए, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, उस प्लानिंग और पॉलिसीज को क्या कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसीज कहा जाता है। आर ऑल द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ऑल कंट्रीज सेम? सुरेश आज तक टीचर, सुरेश पूछता है अपने टीचर से कि सारी कंट्रीज के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेम होती है? तो वो बोलती है नहीं। She told no, the foreign policy for all the nations or countries are not same. Then Raju asked that in their neighborhood they visited some families frequently, but in few houses they go often। ठीक है, तो वो टीचर रिप्लाई करती है कि हर एक कंट्री के लिए फॉरेन पॉलिसी सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो राजू फिर बताता है कि जैसे कि हम नेबरहुड में कुछ फैमिलीज़ हैं उसके पास हम रेगुलरली जाते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे हम नहीं जाते हैं, वैसे ही हमारी कंट्री भी है, हमारी कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री से हमारे पड़ोसी हैं, तो कुछ पड़ोसी के पास हम रेगुलरली जाते हैं, कुछ पड़ोसी के पास हम रेगुलरली नहीं जा सकते। जैसे कि अगर आपको पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान भी अपनी नेबरिंग कंट्री है, वो हमारी कंट्री का ही भाग है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको क्या चाहिए, वीज़ा चाहिए। और वैसे ही नेपाल हो गया, यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही वहाँ पे जा सकते हैं। टू प्रिपेयर फॉरेन पॉलिसी विद अदर नेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू सिक्योर अवर बॉर्डर। तो फॉरेन पॉलिसी बनाने, जो अदर नेशन है उसके साथ बनाने के पहले हमको सबसे पहला ध्यान ये देना है कि हमारी बॉर्डर जो है सिक्योर है कि नहीं। उस कंट्री के साथ हमको रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना है हमारी बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं। हमारी बॉर्डर मतलब हमारी कंट्री की जो बॉर्डर है वो वहाँ पे सिक्योर है कि नहीं। वो ये नहीं कि वो बार बार वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करे जैसे कि पाकिस्तान करता है। नेपाल भी अगर बार बार हमारे कंट्री में बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठ करने की कोशिश करे और कुछ भी उल्टा सीधा करे तो कहाँ से रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी, तो फिर वीज़ा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे केस है। तो एवरी कंट्री ट्राइज टू कीप रिलेशनशिप विद दोज कंट्रीज विच कैन प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज। तो हर एक कंट्री जो है उसी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाता है जहाँ पे वो उनकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये नहीं कि वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करे। तो अफगानिस्तान एंड नेपाल हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया बिकॉज दे प्रोटेक्ट अवर बाउंड्री बाय नॉट अलाउइंग अदर फॉरेन आर्मी टू अटैक अस। तो अफगानिस्तान और नेपाल के साथ हमारी कंट्री के अच्छे रिलेशनशिप हैं क्योंकि वो हमारी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो कोई भी फॉरेन आर्मी जो है उनको अटैक करने नहीं देते हमारी कंट्री में। दे ऑल्सो गार्ड their air range so that others cannot use their area to attack India। और एयर रेंज मतलब
अगर कोई हवाई जहाज़ से या कोई हेलीकॉप्टर से या फिर कोई मिसाइल से या किसी भी तरीके से एयर के, है ना, जो वायुमान है उससे भी हमारी कंट्री को अटैक नहीं कर सकता इन कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए। तो रिलेशनशिप प्लानिंग कैन चेंज बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो रिलेशनशिप प्लानिंग जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिफरेंट हो सकता है। इंडिया ऑल्सो चेंज इज प्लानिंग एंड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। तो इंडिया भी है समय समय पे प्लानिंग और रिलेशनशिप जो अदर कंट्रीज़ के साथ उसको चेंज करता है। बिफोर 1962 इंडिया थॉट देयर इज़ नो नीड टू कीप मोर एंड मोर वेपन्स एंड आर्मी। तो 1962 के पहले इंडिया को ऐसा लगता था कि उसको ज़्यादा वेपन्स रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब शांति का माहौल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, सब सारे जो नेशंस हैं आराम से रह रहे हैं। लेकिन बिकॉज वी डू नॉट हैव एनिमी, ऐसा टाइप का इंडिया को लगता था। बट आफ्टर 1962 में जो चाइना और इंडिया के चाइना के बीच में वॉर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन चाइना अटैक्ड आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू थिंक अबाउट इट। इन द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना आवर कंट्री हैज़ टू फेस मेनी प्रॉब्लम। लेकिन 1962 में जो वॉर हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना ने नॉर्दर्न और नॉर्दर्न वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया पे हमला किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना पड़ गया कि नहीं, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए हमको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। और इस वॉर के कारण जो है इंडिया को हमारी कंट्री को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आफ्टर दिस इंडिया चेंजेस प्लानिंग इन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, इट ऑल्सो इंक्रीज इट्स आर्मी एंड वेपन्स। तो इस वॉर के बाद जो है इंडिया ने अपनी जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी है उनको चेंज किया, और बहुत सारी मतलब अपनी जो आर्मी और वेपन्स है उसको भी उन्होंने इंक्रीज करके रखा। तो राखी, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक सम पॉलिसीज? टीचर टोल्ड यस, इंडिया हैज़ मेड सम पॉलिसीज। तो उसने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ पॉलिसीज बना के रखे होंगे। तो टीचर बताती हाँ ऐसा है। तो नेशन should respect other nations boundary. It is most important principle for security, development and peace. It is needed that one should not attack other countries. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर एक नेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए अदर नेशन के बाउंड्रीज। जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, ठीक है, हमारा पड़ोसी है, ठीक है, हमारी जो बाउंड्रीज है तो टच करती है। तो ये नहीं कि उसकी बाउंड्री पे कब्जा कर लिया, या फिर आप ये फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपका प्लॉट है और आपके बाजू में किसी और का प्लॉट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि दूसरे के जो है वहाँ पे इंटरफेयर करके ऐसा सब नहीं करना है। तो नेशन जो है उसको रिस्पेक्ट करना है अदर नेशन के बाउंड्रीज पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड प्लीज इट इज नीडेड टू वन शुड नॉट अटैक अदर कंट्रीज। सेकेंड इज वन शुड नॉट अटैक अदर्स एंड ऑल्सो नॉट इंटरफेयर इन अदर इंटरनल मैटर। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि दूसरे कंट्रीज जो है, नेबरिंग कंट्रीज है, कोई भी कंट्री है उसमें अटैक नहीं करना है और दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। ये प्रिंसिपल्स आप मतलब बस ये सोच के करिए कि आप जैसे क्लास में बैठते हैं या आप घर पे रहते हैं, तो हम पड़ोसी को लेके जो मैटर्स रहते हैं ना, जैसे कि आप स्कूल में आए हैं, ठीक है, अब आप स्कूल में आए हैं तो आप बैठे हैं अपने बेंच पे, तो बेंच में भी बैठोगे तो दोनों को सेम इक्वल अमाउंट, एक बेंच में अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो दोनों को इक्वल स्पेस मिलना चाहिए ना। ये नहीं कि एक पूरा फैल के बैठ गया, एक बेचारा कोने में बैठा, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब भाई आप कुछ लिख रहे हो, दूसरा आपको बार बार कोचक रहा है, नहीं भाई ऐसा मत लिख, ऐसे हैंड राइटिंग बना, ऐसा कर, तो आप उसके मैटर में क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए, इससे डिस्टर्बेंस होता है। नेक्स्ट इज टू रेस्पेक्ट एंड गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो अब हमको रेस्पेक्ट देना है सारी कंट्रीज को, है ना, और इक्वल अटेंशन भी देना है सभी कंट्रीज को। ये भी सेम है, आप स्कूल में आते हैं, आपको रेस्पेक्ट करना है आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनका, और सबको इक्वल अटेंशन देना है। ये नहीं कि आप एक ही से बात कर रहे हैं, दूसरे से आप बात ही नहीं करना चाह रहे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया की ये भी पॉलिसी है कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। is the India's most important foreign policy, because after Second World War Soviet Union and America, the two superpowers wanted India to enlist in the group। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है कि वो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। वैसे स्कूल क्लास में भी होना चाहिए कि आप किसी ग्रुपिज्म में ना पढ़े, ग्रुपिज्म में पढ़ने वाले लोग हमेशा नीचे गड्ढे में ही जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद जो सोवियत यूनियन और अमेरिका जो 2 सुपर पावर्स थे उस समय, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, तो वो चाहते थे कि इंडिया उनके साथ जुड़े।
तो India knows that to join in any of the group means divide the world peace into two parts. It also knows that to join any group means loss of independence of idea. तो यहाँ पे इंडिया जानती थी कि मतलब अगर वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करते इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी के साथ नहीं दे सकते, और अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे मतलब हमको उनकी बातों पे चलना पड़ेगा, उनके पॉलिसीज पे चलना पड़ेगा, इससे हमारी खुद की इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस आइडिया जो है वो घट जाएगी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया विल नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. इसलिए डिसाइड किया गया इंडिया किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगी. तो इन इंटरनेशनल मैटर इंडिया क्रिएट रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली नॉट बाय द आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज हेल्प इट नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप. दिस इज कॉल्ड नॉन अलाइंड पॉलिसी ऑफ इंडिया. और इंटरनेशनल मैटर में भी इंडिया अपने रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली बनाता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उसको जहाँ ज्वाइन करना है वहाँ ज्वाइन करता है. तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है कि वो किसी ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेगा, इसे क्या कहा जाता है, नॉन अलाइन पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा जाता है. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज यूजफुल फॉर पीस, वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड आफ्टरवर्ड्स मेनी अदर कंट्रीज अडॉप्टेड दिस पॉलिसी. द कंट्रीज विच अडॉप्टेड द पॉलिसी वे लेटर कॉल्ड नॉन अलाइन नेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये जो पॉलिसी थी इंडिया की, वो किसी ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेगा, इसको क्या कहा जाता है, नॉन अलाइन पॉलिसी. और ये जो पॉलिसी है इससे मतलब वर्ल्ड में पीस रहेगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन रहेगा, डेवलपमेंट होगा. तो इससे इसके इंडिया की ये पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने भी ये पॉलिसीज अडॉप्ट की, और कंट्रीज जिन्होंने ये पॉलिसीज को अडॉप्ट की इनको क्या कहा जाता है, नॉन अलाइड नेशंस कहा जाता है, नॉन अलाइड नेशन. अब हमको पंचशील देखना है. पंचशील जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसको हमको देखना है. पंचशील इज अ बेसिक पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी. पंचशील हैज बीन नेम्ड आफ्टर द संस्कृत वर्ड पंच मीन्स 5 and शील मीन्स rules of behavior or act. In other words, rules of behavior of act. A Panchashil was first made about the time of matter of Tibet on 29 May 1954 for a treaty between India and China. The 5 points mentioned in the treaties are. तो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्टर्बेंस आया, ठीक है, उसके बाद 29 मई 1954 में ये जो पंचशील लेके आया. पंचशील मीन्स 5 बिहेवियर्स और एक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट है टू रिस्पेक्ट ईच अदर स्टेट इंटीग्रिटी. ठीक है, तो दोनों नेशन को क्या है, अपने अपने स्टेट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए. और सुपर पावर विच मीन्स टू रिस्पेक्ट ऑल द कंट्रीज डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट इट्स सेंटिमेंट्स एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पीसफुली. तो हमको एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना है, स्टेट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी जो नेशन के रेस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट करना है. ये नहीं कि आप सामने वाले को कुछ भी मतलब धक्का पहुंचा रहे, इस तरीके की काम नहीं करना है. नेक्स्ट इज नॉन अटैकिंग, विच नॉन अटैकिंग मीन्स नॉट टू अटैक ईच अदर पॉलिटिकल बाउंड्री. तो एक दूसरे की पॉलिटिकल बाउंड्री को उसको अटैक नहीं करना है. Next is not to interfere in each other's internal matter. If a country makes rules and regulation for its own citizen, then others should not interfere in it, should not try to change it. तो नॉन इंटरफेरेंस मतलब हमको एक दूसरे के मैटर में दखल अंदाजी नहीं करना. अगर कोई कंट्री अपने मेंबर्स, अपने जो देश के लोग हैं उसके लिए कोई रूल्स बनाते हैं, कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये दूसरी कंट्री को कोई भी हक नहीं है कि उस कंट्री को उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने करे या तो उसको इंटरफेयर करे. नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल प्रॉफिट मीन्स दैट विदाउट एनी रीजन वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट और शुड वर्क फॉर ईच अदर्स वेलफेयर. और इक्वलिटी और म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए हमको काम करना है, मतलब हमको किसी से भेदभाव नहीं करना है, हमको हमेशा अपने और दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करना है. Next is peaceful coexistence, which means that both the nations should help each other existence of independence peacefully and also discuss the controversy peacefully with each other. Peaceful coexistence का मतलब है कि हमको साथ में बढ़िया से रहना है ना. एक दूसरे से अगर कुछ भी वाद विवाद हो गया तो उसको बैठ के आराम से सॉल्व करना है, कोई भी कंट्रोवर्सी अगर हो जाती है. तो इंडिया हैज फॉलोड दिस रूल स्ट्रिक्टली एंड इट ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लैंड बाउंड्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पीसफुली. तो इंडिया जो है बिल्कुल मतलब शांति पूर्वक जो है दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशनशिप बना के रखता है. अगर कोई भी
अगर प्रॉब्लम आती है लैंड को लेके, बाउंड्री को लेके या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को लेके, इसको पीसफुल मैटर में सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मीन्स ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो इंडिया से होते हुए दूसरे नेशन में जाते हैं, जैसे कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश से भी होके जाती है, ठीक है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो ये वाटर का जो है, ये सारी चीज़ें जो है इसके, ये भी जो है पीसफुली जो है इंडिया सॉल्व करता है अदर नेशंस के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।